गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का जो हमारा चैप्टर है इसके शेष भाग को पढ़ेंगे। इसका कुछ भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो पहली वीडियो में पूरा नहीं हो पाया। आज हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। तो हमने पहले वीडियो में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण क्यों गंभीर समस्या है, साझी संपदा एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा के लिए क्या क्या प्रयास हुए, ये सब हमने पहली वीडियो में पढ़ा। तो आप इन सब को देखने के लिए पहली वीडियो देखिए और अब हम आगे इस चैप्टर को पूरा करते हैं। हम आज बात करेंगे कि भारतीय संविधान में पर्यावरण को क्या क्या महत्व दिया गया है और भारत ने पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य अपने स्तर पर किए हैं। तो बच्चों, भारतीय संविधान में पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? पर्यावरण को। भारतीय संसद ने पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। क्या क्या किए? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974। इसमें संशोधन किया गया 1988 में। बच्चों, ये दोनों में आया है कि निवारण व नियंत्रण। निवारण का तात्पर्य है कि हम जो वायु और जल में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कैसे कम करें। नियंत्रण यानी इसको बढ़ने से फिर कैसे रोकें, कौन से कानून के तहत जो कोई अगर वायु को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये प्रयास भारत ने किए हैं। इससे अतिरिक्त भी काफ़ी प्रयास किए हैं। दो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बायोडीजल राष्ट्रीय मिशन है या राज्य स्तरीय है तो आप बता सकते हैं कि बायोडीजल का जो मिशन है वो राष्ट्रीय स्तर का मिशन है। भारत नार्स के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक साथ राय बनाना चाहता है। यानी भारत का पर्यावरण पर स्पष्ट मत है कि पर्यावरण से संबंध में सभी देशों को एक मत हो जाना चाहिए। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करेंगे और क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई और इसमें क्या किया जाता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के लिए विकास के लिए अलग मंत्रालय है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए, भारत एक ऐसा पहला देश है जहां पर अक्षय ऊर्जा के लिए अलग मंत्रालय है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान। भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति योगदान कम है। इसका आप देखिए, अमेरिका प्रति व्यक्ति 16 टन,
जापान 8 टन, चीन 6 टन, लेकिन भारत केवल 1.38 टन। भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 1916 को हस्ताक्षर कर दिए थे। तो भारत भी अपने स्तर पर बहुत ही प्रयास कर रहा है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सरकार पर तो सभी लोग प्रयास कर ही रहे हैं पर्यावरण के पर, लेकिन जो स्वयंसेवी संस्था और लोकल व्यक्ति हैं वो भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अनेक आंदोलन लोकल स्तर पर और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए हैं। जैसे दक्षिण देश मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन। भारत में चिपको आंदोलन आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में भी आंदोलन किया गया। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। तो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके लिए है, तो आप बता सकते हैं कि जो हम नदियों पर पानी रोककर बड़े बड़े बांध बनाते हैं, ये उसके लिए है। नर्मदा जो नदी है उसको बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। अब हम बच्चों बात करेंगे संसाधनों की भू राजनीति। बच्चों आपको जहाँ भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे या जो हमारी व्हाट्सएप पे क्लास चलती है आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो संसाधनों की भू राजनीति, यहाँ पर शब्द आया है संसाधन और भू राजनीति। संसाधन मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो साधन जिससे हमारा जीवन जीने में हमें आसानी होती है और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये संसाधन 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। भू राजनीति से तात्पर्य है कि भूगोल की राजनीति या भूमि की राजनीति, यानी संसाधन पर किसका कितना हक है, इसकी राजनीति को हम भू राजनीति कहते हैं। बच्चों यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है, क्योंकि जो सक्षम होता है वो अधिकांशतः अपने से कम सक्षम का शोषण करता आया है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। ये एक सामान्य बात है, घरों में भी आपने देखा होगा या देश में भी, जिसके पास जितने साधन यानी जिसके पास जितनी इनकम ऑफ सोर्स होगी वो देश या वो घर उतना ही तरक्की करेगा। ये ऐसा सभी का सोचना है, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। इमारती लकड़ी, पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेशी व्यापार बढ़ सके। इमारती लकड़ी है तो वो किसी और के क्षेत्र की, लेकिन जो पश्चिमी देश है उन्होंने दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया। तेल भंडार, विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात की, यानी जो समुद्र है उस पर क्या किया, अपनी सेना तैनात की। जल, पानी के नियंत्रण में बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हुई। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। तो पानी पर भी आपने देखा होगा कि इसके ऊपर भी राजनीति होती है, क्योंकि जल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पृथ्वी पर जल एक निश्चित सीमा पर है पीने योग्य। तो बच्चों जल का कभी भी मिसयूज नहीं करना है हमें। मूलवासी, अब हम बात करते हैं मूलवासी की कि मूलवासी कौन है। मूलवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया है जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं या जिनके पूर्वज वहाँ पर पहले से ही रहते आए हैं। आप लोग मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवाते हैं और देखिए आप लिखते भी आए हैं कि जब भी होता है कि भारत में आप कब से रह रहे हैं, कि जन्म से, तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने
अधीन बना लिया। भारत में मूल आवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासियों का एक संगठन भी बना। तो आप समझ गए होंगे, मूलवासी जो वहाँ पर काफ़ी दिनों से या जन्म से ही रहता आ रहा है और उनके पूर्वज भी उसी स्थान पर निवास करते हैं। मूलवासियों की मुख्य मांग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए, यानी इनकी जो पहचान है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, दूसरे समुदाय में इनको ना मिलाया जाए। दूसरे, आज़ादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। हम लोग विकास की आंधी में जो इनके अपनी मूल स्थान, जैसे आपने देखा हुआ कुछ आदिवासी वनों में रहते हैं, तो वनों की अंधाधुंध कटाई से हम उनका स्थान परिवर्तित करना चाहती है सरकारें। तो इनकी मांग है कि हम जहाँ पर हैं हमें वहीं रहने दिया जाए और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जीने का अलग तरीका है, उसको कायम रखा जाए। ये उनकी मांगे हैं। देखिए आगे कि मूलवासियों की मांगे क्या क्या है। कि मूलवासी को अलग रूप में मान्यता दी जाए। अन्य वर्गों के साथ समानता, यानी हमें नीचा ना समझा जाए, हमें भी उसी तरह समझा जाए जैसे अन्य वर्ग को समानता है। अन्य वर्गों के समान ही हमें भी सम्मान मिले। अपनी संस्कृति की सुरक्षा का हमें अधिकार हो। अपने स्थान व उत्पाद के हम स्वामी हों, यानी हम जिस स्थान पर हैं और जो हम बनाते हैं उन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और मैंने अभी ऊपर भी कहा है कि विकास के कारण हमें विस्थापित ना किया जाए। तो ये मूलवासियों की मांगे हैं। बच्चों, मैं इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन है, कोरोना महामारी ने पूरे भारत को, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो आप घर पर रहें, बार बार हाथ धोते रहें और आपको जो भी समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये नागरिक शास्त्र है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि विद्यालय में नागरिक शास्त्र के अभी टीचर नहीं है तो मैं प्रयास कर रही हूँ आपको पढ़ाने का। तो आप सोच लीजिए कि मैं भी आपके साथ नागरिक शास्त्र की स्टूडेंट हूँ, मैं भी पहले पढ़ती हूँ तब आपको पढ़ाती हूँ। तो कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।